हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा सेकंड टूल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में फर्स्ट टूल दैट वी हैव स्टडी इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड सेकंड वन इज क्लोनिंग वेक्टर। क्या डिस्कस करेंगे हम? क्लोनिंग वेक्टर कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस क्लोनिंग वेक्टर से देखने को मिलेंगे। तो बेटा व्हाट आर द क्लोनिंग वेक्टर? वेक्टर्स जो होते हैं दे आर ए टाइप ऑफ व्हीकल्स और वी कैन से दे आर कैरियर। मान लो मैंने ये कहा आपको कि एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज करो कि इंसुलिन को बनाने वाला जीन है, हमें उसे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या उस माइस में डालना है जिससे इंसुलिन बनाया जाएगा। तो उसको ले जाने वाला, उस डीएनए को ले जाने वाला भी तो कोई व्हीकल चाहिए, कोई कैरियर चाहिए। और वो व्हीकल्स, वो कैरियर कौन होते हैं? दे आर द क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है बेटा। तो दे आर द क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं? दीज आर द कैरियर और व्हीकल्स ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स विच अंडरगो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन टू इंक्रीज देयर कॉपी। ठीक है। दे आर द व्हीकल्स और कैरियर विच आर used to carry the desired fragment of DNA। desired fragment of DNA को ले जाने वाले व्हीकल्स और कैरियर को हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। और इट कैन बी प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। इट कैन बी, जो क्लोनिंग वेक्टर है वो प्लाज्मिड भी हो सकता है, वो कोई बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है और वो दूसरे सब्सटेंस भी हो सकते हैं। वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, और बेटा ऐसे वेक्टर जो दो अलग अलग होस्ट में रेप्लिकेट कर सकते हैं उनको हम नाम देते हैं शटल वेक्टर। दे आर नोन एज शटल वेक्टर। क्या होंगे बेटा शटल वेक्टर? विच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली इनटू डिफरेंट होस्ट। जो दो होस्ट के अंदर इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सके उसे हम क्या नाम देते हैं? शटल वेक्टर नाम देते हैं। बहुत सारे प्लाज्मिड होते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर रेप्लिकेट कर लेंगे और ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरियोफेज भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो मेन चीज़ पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि क्लोनिंग वेक्टर के लिए कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन से फीचर्स होते हैं which are very much essential. So what are the conditions, what are the features which are required in a cloning vector? Features required in a cloning vector. तो बेटा क्या क्या कंडीशंस होनी जरूरी हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करने के लिए? तो मेनली यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं कि क्लोनिंग वेक्टर के पास वो तीनों चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। जिनमें से फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट जो फीचर होगा दैट इज ORIC। ठीक है। फर्स्ट होगा ORIC, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORIC का मतलब होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड जो फीचर रिक्वायर्ड होगा वो क्या चाहिए बेटा? यूनिक रिकॉग्नाइजेशन साइट। और जो थर्ड हमें चाहिए वो होगा सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है। सेकेंड में लिख लेंगे हम सेलेक्टेबल मार्कर एंड थर्ड वन इज यूनिक रिकॉग्नाइजेशन साइट। ठीक है। मतलब ये तीन कंडीशंस हैं जो नेसेसरी हैं किसी सब्सटेंस के लिए क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करने के लिए। तो बेटा जो क्लोनिंग वेक्टर है वो मेनली चार टाइप के होते हैं: प्लाज्मिड, वायरस, कोस्मिड एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो प्लाज्मिड वेक्टर है वो प्लांट्स के लिए और एनिमल के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट होते हैं। ये प्लांट्स में अलग होगा और ये एनिमल में अलग होगा। वन बाय वन हम दोनों में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम प्लाज्मिड के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मिड किस तरीके से क्लोनिंग वेक्टर का काम करेगा।
तो बेटा व्हाट इज प्लाज्मिड, आप लोगों ने बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ा होगा 11th क्लास में। प्रोकैरियोट्स की सेल में, बैक्टीरिया की सेल के स्ट्रक्चर में क्या देखा होगा कि बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का पीस होता है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम प्लाज्मिड नाम देते हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं और ये कमर्शियली भी अवेलेबल होते हैं। तो दो प्लाज्मिड हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वेक्टर की तरह काम करते हैं। उनमें से एक का नाम आता है PBr322 एंड एक आता है PUC18। ये दो प्लाज्मिड है। ठीक है, दो प्लाज्मिड है जो वेक्टर की तरह काम करेंगे। अगर डिफाइन करना हो प्लाज्मिड को कि व्हाट इज प्लाज्मिड, तो इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग फ्रेगमेंट्स या सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल, जो किसके अंदर मिलेगा बेटा, बैक्टीरिया की सेल में मिलेगा। तो यूनिक कैरेक्टर क्या क्या बताए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होना, डबल स्ट्रैंडेड होना, सर्कुलर और सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब इसे अपना नंबर बढ़ाने के लिए किसी दूसरे चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खुद ही अपने नंबर को इंक्रीज कर लेता है। और जो दो मेन मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर होते हैं वो कौन कौन से प्लाज्मिड है, PBr322 एंड PUC18। दोनों के दोनों मॉडिफाई किए जाते हैं फ्रॉम नेचुरल प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। ठीक है, ये ई कोलाई से एक्सट्रैक्ट किए गए, ये इट कैन बी ऑल्सो मॉडिफाइड। तो इसमें से बेटा एक क्वेश्चन तो क्या आता है, जो PBr322 नाम का प्लाज्मिड है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना आता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार PBr322 का डायग्राम बताती हूँ। तो बेटा यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये PBr322 का डायग्राम है। PBr322 नाम का जो प्लाज्मिड है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नॉन एज बोलिवर एंड रोड्रिगुस, और इसकी लेंथ कितनी होती है 2700 बेस पेयर लॉन्ग। ये हमारा 322 वाला प्लाज्मिड होता है। इसी से मॉडिफाई करके PUC18 नाम का दूसरा जो हमारा प्लाज्मिड है वो बना था। यहाँ पे PUC18 PUC, जो PUC है यहाँ पे ये UC वर्ड किससे आया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, क्योंकि वहाँ पे इसके बनाया गया था। ये कई सारे टाइप के होते हैं बेटा, PUC8, PUC12, PUC13, PUC18, बट मोस्ट कॉमनली में PUC18 यूज होता है। डायग्राम जो मेनली आपका पूछा जाता है वो PBr322 का पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप क्या क्या दिखा रखा है मैंने, देखो यहाँ पे ये जो साइट है इतनी, इसको हम नाम देते हैं ORI। ORI का मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे कौन कौन से रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फ्रेगमेंट है ये इसके पास होता है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। AMPR का मतलब क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट। और यहाँ से लेके यहाँ वाला, इसके इस सेगमेंट के पास कौन सी पावर होती है, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट जीन होते हैं। दो एंटीबायोटिक होती है ना, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, तो उनके लिए रेजिस्टेंट जीन इस एरिया में होते हैं। अब ये जितने भी दिखा रखे हैं ये क्या है, ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। तो क्या क्वेश्चन आता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सपोज करो कि ये पूछ लिया जाए कि BAMH1 कौन से साइट से PBr322 को ब्रेक डाउन करेगा, तो रेस्ट्रिक्शन BAMH1 है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाली साइट से इसको कट करेगा ना। तो देखो BAMH1 यहाँ पे एक्ट करेगा, EcoR5 यहाँ पे कट करेगा, EcoR1 के लिए ये वाली साइट होती है, CLAV1 और HIND3 के लिए ये वाली साइट होती है। ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जिनकी अपनी एक यूनिक साइट होती है जहाँ से वो कट कर सकते हैं। अब ये नहीं होता कि EcoR1 यहाँ से भी कट कर दे, यहाँ से भी कर दे, यहाँ से भी कर दे, नहीं, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी एक यूनिक रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है। यही तो मेन फीचर होता है, यही तो मैंने आपको 3 फीचर्स बताए थे कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी प्लाज्मिड वेक्टर की तरह तब काम करेगा जब उसके पास 3 मेन प्रॉपर्टी होंगी। फर्स्ट तो उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सेकंड उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, और सेलेक्टेबल मार्कर बेटा किस फॉर्म में होते हैं, रेजिस्टेंट जीन की फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट जीन, तो बोथ ऑफ दे एक्ट एज द सेलेक्टेबल मार्कर। एंड थर्ड थिंग क्या थी कि
एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही साइट होनी चाहिए जहाँ से उसे कट कर सके, बिकॉज 2-3 साइट अगर होंगी तो टुकड़े बना देगा, खोलेगा थोड़ी ना। भाई हम ये चाहते हैं कि हम इस प्लाज्मिड में कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें, तो हम यही चाहेंगे ना इसको यहाँ से ऐसे ओपन करवा दें, ऐसे नहीं होता है ना कि इसके टुकड़े बना दें। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे EcoR1 की ये वाली साइट है, हिंड थर्ड की ये साइट, क्ला की ये साइट, तो आपको ये याद रखनी है। SAL1 नाम के एंजाइम की ये साइट होती है, PU सेकेंड के लिए ये वाली साइट होती है। तो आप इस डायग्राम को कम से कम 3 से 4 बार ड्रॉ करके देखेंगे, तभी आपको ये सीक्वेंस याद होंगी। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट डायग्राम पूछा जाए। तो बेटा इस वाली वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया है कि हमने PBr322 नाम का जो बैक्टीरिया प्लाज्मिड है, इस वेक्टर का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया कि हर एंजाइम किस तरीके से काम करेगा, उसकी कौन सी साइट होती है, उसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि डायरेक्टली आपसे इसी स्ट्रक्चर को पूछ लिया जाता है कि PBr322 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। अब क्या बात बताई थी कि देयर आर 3 मेन फीचर्स विच आर मेनली एसेंशियल फॉर ए प्लाज्मिड टू एक्ट एज क्लोनिंग वेक्टर। तो उनमें से जो फर्स्ट फीचर था वो क्या था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये यूनिक फीचर था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर था। ये डीएनए को, इट इज द डीएनए सीक्वेंस जो किस लिए जरूरी होते हैं, विच इज एसेंशियल टू इनिशिएट द रेप्लिकेशन। ठीक है, और ये रेप्लिकेशन है, ये किस लिए जरूरी होते हैं, ताकि वो अपनी एक से ज्यादा कॉपी बना सके। ठीक है, तो सिलेक्टेड प्लाज्मिड है दैट मस्ट हैव द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टू सपोर्ट द हाई कॉपी ऑफ नंबर। देखेंगे ORIC का मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम ORIC भी कहते हैं। इट इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज एसेंशियल टू इनिशिएट द, क्या इनिशिएट करने के लिए, इनिशिएट द रेप्लिकेशन, एंड इट इज वेरी मच एसेंशियल टू इंक्रीज द कॉपी नंबर। तो कोई भी सब्सटेंस जो क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करता है, दैट मस्ट हैव द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टू सपोर्ट द हाई कॉपी नंबर। अगर मान लो उसके पास रेप्लिकेशन की ही पावर नहीं है तो वो अपना नंबर ही इंक्रीज नहीं कर सकता, और अगर कोई अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर सकता तो फिर हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसलिए दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर फॉर ए सब्सटेंस टू एक्ट एज द क्लोनिंग वेक्टर, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फीचर था बेटा वो क्या था, सेलेक्टेबल मार्कर। सेकेंड वन इज सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, हाँ तो बेटा सेकंड जो एसेंशियल फीचर था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद वो क्या होगा, सेलेक्टेबल मार्कर। और बेटा सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं कि दे आर द रिपोर्टर जीन्स। हम सेलेक्टेबल मार्कर को क्या कहते हैं, दे आर द रिपोर्टर जीन्स। ये वो रिपोर्टर जीन्स होते हैं विच आर सुटेबल फॉर आर्टिफिशियल। तो बेटा क्या बता रही हूँ मैं, selectable marker are the reporter genes which contain the, they are the reporter genes which contain the trait suitable for, जो किस चीज के लिए suitable हो, suitable for artificial selection। किसके लिए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए जो सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऐसे रिपोर्टर जीन को हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। और आपको पता है जो जितने भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं दे एक्ट एज द सेलेक्टेबल मार्कर। देखो जो PBr322 है इसके पास 2 जीन्स होते हैं ऐसे, एक तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये दोनों जीन सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं। और अगर जो PUC18 है उसके पास सिर्फ एक ही जीन होता है, वो कौन सा होता है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अब ये जो रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं ये सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्म्ड को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड से क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि भाई हमारे पास ये एक प्लाज्मिड है जिसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ठीक है, और एक ही ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाला है, नहीं लाइगेट किया है, तो ये कैसा बन गया, दिस इज
ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड, और ये कैसा हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि भाई कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड है कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब समझे आप, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनटू द प्लाज्मिड। भाई एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर हम एक फॉरेन सब्सटेंस को इंसर्ट करवा दें। मैंने क्या बताया कि कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवाना है। अगर मालूम है उसको, ये हमने एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट एरिया के अंदर हमने यहाँ पे उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को डलवा दिया। कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी इंसुलिन बनाने वाला, में भी किसी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, उसको हमने डलवा दिया, तो ये वाला प्लाज्मिड कैसा बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड बन जाएगा। हमें पता कैसे चलेगा, अब देखो डीएनए जीन इतने छोटे होते हैं कि हम ऐसा तो देख के बता नहीं सकते कि हाँ इसमें डला हुआ है कि नहीं डला हुआ। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि बेटा क्या होता है कि जिस भी एरिया में हम वो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, चाहे वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट एरिया में, चाहे वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एरिया में, तो उस एरिया की पावर है वो खत्म हो जाती है। मैंने क्या बताया था कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। मतलब अगर इस प्लाज्मिड को हम एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के अंदर ग्रो कराएंगे तो ये ग्रो कर जाएगा। एम्पीसिलिन नाम की एंटीबायोटिक इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिकॉज उसके लिए इसके पास रेजिस्टेंट एंजाइम्स होते हैं। लेकिन अगर हमने एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट वाले एरिया में जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो वो वाले जीन इनएक्टिवेट हो जाते हैं। समझ रहे हो बात, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ बेटा मैं। और इस फिनोमिना को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। फिर से सुनेंगे, अगर मैं हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी एरिया में डालेंगे तो उस एरिया के जो जीन है वो इनएक्टिवेट कर जाएंगे। आप इस एरिया में कौन से जीन थे जो एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन थे, वो इनएक्टिवेट हो गए। इसका मतलब इस प्लाज्मिड की पावर नहीं है कि वो एम्पीसिलिन को टॉलरेट कर सके या एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में वो ग्रो कर सके। तो अगर हम इस प्लाज्मिड को एम्पीसिलिन का एक कल्चर मीडियम लेते हैं और उसमें ग्रो कराएंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर एक ऐसा प्लाज्मिड जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड है जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाला, उसको एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डालेंगे तो वो ग्रो कर जाएगा और हमें पता चल जाएगा भैया इसलिए ग्रो नहीं किया क्योंकि क्या हुआ, इसका एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हो गया है। दैट मीन्स इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हो चुका है। तो इसलिए सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं वो यूजफुल होते हैं क्या कि वो एक ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड से सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, तो आप क्या बताएंगे, सेलेक्टेबल मार्कर आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, दीज आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड। एक ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड से सेपरेट करने में हेल्प करता है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताइए आपको, पासेज ऑफ फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड कंटेनिंग द पैसेंजर डीएनए इनटू ए होस्ट सेल। ठीक है बेटा, तो हमने ये दो यूनिक कैरेक्टर पढ़ लिए हैं क्लोनिंग वेक्टर के, सेलेक्टेबल मार्कर ORIC एंड थर्ड वन इज यूनिक रिकॉग्नाइजेशन साइट। जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, देखो यहाँ पे आप PBR 322 में क्या देख रहे हैं कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो एक ही जगह से उस PBR उस प्लाज्मिड को कट करेंगे। EcoR1 यहाँ पे कट करेगा, इसकी स्पेसिफिक साइट है। SAL1 यहाँ से कट करेगा, PUV सेकेंड यहाँ से कट करेगा, हिंड थर्ड यहाँ से कट करेगा। मतलब कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो एक से ज्यादा साइट पे कट करे। अगर एक से ज्यादा मालूम है क्योंकि हमें इस प्लाज्मिड को EcoR1 से कट करना है तो यहाँ से कट करेगा, तो इसका मतलब उसने यहाँ पे जगह स्पेस क्रिएट कर दिया कि जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दो भाई। अगर मान लो इसकी एक साइट ना होके 3-4 साइट होती तो यहाँ से भी कट कर देता, यहाँ से भी कट कर देता, यहाँ से भी कट कर, तो फ्रेगमेंट बन जाते, टुकड़े बन जाते और ऐसे टुकड़ों का कोई काम ही नहीं रहता। सारा का सारा प्लाज्मिड कैसा बन जाता, कोई नॉन फंक्शनल प्लाज्मिड बन जाता। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि यूनिक रिकॉग्नाइजेशन साइट का मतलब क्या होता है कि द एलियन डीएनए कैन इंसर्ट एट ए सिंगल साइट, सो प्लाज्मिड या क्लोनिंग वेक्टर must have a single site of for the restriction enzyme।
ठीक है। तो क्या बताया यहाँ पे कि क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव ए सिंगल साइट, किस चीज के लिए, फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि इफ मोर देन वन साइट विल बी प्रेजेंट देन इट विल काज फ्रेगमेंटेशन ऑफ द वेक्टर। तो ये वेक्टर की क्या कर देंगे बेटा, फ्रेगमेंटेशन कर देंगे, और वो क्या कर जाएगा, वो जीन क्लोनिंग को डिस्टर्ब कर देगा, इस तरीके से उसका कोई काम नहीं रह जाएगा। सपोज करो कि हम ये कह रहे हैं कि हम PBR 322 को BAM-H1 से ट्रीट कर रहे हैं, तो BAM-H1 कहाँ पे निक कोज करेगा, निक का मतलब एक ब्रेक कहाँ पे, निक नहीं समझ में भी आता है तो आप ब्रेक बता दें, कहाँ पे ब्रेक कोज करेगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एरिया के अंदर, ठीक है। अब एक बात और जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जहां पे भी डालेंगे उस जगह के जीन्स हैं वो क्या कर जाएंगे, इनएक्टिवेट कर जाएंगे। सपोज करो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाले एरिया में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो यहाँ के जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है इट बिकम्स इनएक्टिवेट, और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन्स ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, इनएक्टिवेशन ऑफ जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ, किसकी इंसर्शन की वजह से, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए के इंसर्ट करने की वजह से स्पेसिफिक जीन्स का इनएक्टिवेशन हो जाना। सपोज करो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में अगर हम जीन कोई डीएनए डालेंगे तो ये वाले इनएक्टिवेट हो जाएंगे, एम्पिसिलिन वाले में डालेंगे तो ये वाले जीन्स क्या कर जाएंगे बेटा, इनएक्टिवेट कर जाएंगे, और इस फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नाम दिया है। प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं जो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं, और ये जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं ये यूज किए जाते हैं किस लिए, ट्रांसफॉर्म को नॉन ट्रांसफॉर्म से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है जो कॉमन रिकॉग्नाइजेशन साइट होती हैं, लेग जीन जेड दैट कोड फॉर द गैलेक्टोसिडेज। अगर हम ये कहते हैं कि देखो आप लोगों ने लेग के ऑपरेन पढ़ा था ना, जिसमें हमने लेग जेड वाई और ए जीन पढ़े थे। अगर मैं ये कह दूं हमने एक जीन को इस जेड वाले एरिया में एक डीएनए को डाल दिया, तो ये लेग जेड का काम क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एंजाइम बनाना। तो क्या बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एंजाइम बनेगा, नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये जीन्स क्या हो गया, इनएक्टिवेट। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम अगर नहीं बनेगा तो इसका जो प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो बेटा सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की बात नहीं है, ये कहीं पे भी किसी भी एरिया में जो पर्टिकुलर जीन है जिसके अंदर वो एलियन डीएनए डलेगा उसका फंक्शन इनएक्टिवेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। सपोज करो ये पूछा जाए कि एक लेग ऑपरोन है जिसके अंदर हमने लेग ए नाम के जीन वाले एरिया में एक एलियन डीएनए इंसर्ट कर दिया, तो ये बताइए कौन सा एंजाइम नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको लेग ऑपरोन की भी नॉलेज होनी चाहिए और आपको क्लोनिंग वेक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी आपको घबराना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि लेग ए नाम का जो जीन है वो ट्रांस एसिटाइलेज नाम के एंजाइम की फॉर्मेशन करता है, और अगर एलियन डीएनए डाल दिया तो वो इनएक्टिवेट हो गया, इसलिए ट्रांस एसिटाइलेज नाम का एंजाइम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके साथ में ही हमने क्लोनिंग वेक्टर को कंप्लीट स्टडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे क्लोनिंग वेक्टर फॉर द प्लांट्स के लिए कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर है। बेटा PBR 322 का डायग्राम फिर से मैं बता रही हूँ, वीडियो देखने के बाद जस्ट बाद ही कम से कम 2 या 3 बार तो जरूर बना के देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।